डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12th हिस्ट्री की थीम 4 थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स को हम इसमें स्टडी करना शुरू कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल से। टाइम पीरियड हमारा वही रहेगा circa 600 BC से लेके 600 CE कॉमन एरा तक, और ये लगभग 1000 या आप कह सकते हो 1200 साल तक का जो टाइम पीरियड है, यही टाइम पीरियड हम पढ़ते चले आ रहे हैं। थीम 1 से थीम 4 तक यही टाइम पीरियड है। थीम 5 से टाइम पीरियड चेंज होगा, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को छोड़ दें तो ये टाइम पीरियड मैटर करता है। यहीं से लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का पता चलता है, जिनकी शुरुआत लगभग 16 महाजनपद से होती है। थिंकर्स वो होते हैं जो विचारक होते हैं, सोचते हैं दिन दुनिया के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, बियॉन्ड द वर्ल्ड के बारे में, और डिफरेंट इशूज़। बिलीव्स का मतलब होता है हमारे विश्वास। बिल्डिंग्स का मतलब होता है कि हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान जो भी इमारतें बनाई गई, आर्किटेक्चरल फॉर्म्स जो भी हैं वो बिल्डिंग्स में आ जाएंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है जिसमें हम जो चैप्टर का जो टेक्स्ट मैटर दिया होता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल स्टडिंग योर सिलेबस। और फिर इसी पे बेस्ड हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको नोट्स पॉइंट के ट्यूटोरियल्स भी बना के दे दें जो आपको रिवीजन में मदद करेंगे, और आप उनको नोट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी में। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप चेक कर लिया करिए। सो इन दिस चैप्टर वी शैल गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी अक्रॉस 1000 ईयर्स। लगभग 1000 साल की यात्रा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, और यही यात्रा तो हम करते चले आ रहे हैं पिछले चैप्टर से भी। और टू रीड अबाउट फिलोसफर्स, इसमें फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देयर अटेम्प्ट्स, और उनकी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी कोशिशों के बारे में? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहेबिटेड, मतलब जिसमें वो रहते थे, जिस दुनिया में वो रहते हैं उस दुनिया में के बारे में सोचने वाले जो विचारक हैं उन्हें फिलोसफर्स कहा जाता है। Philosophers think about different issues relating to this world, the universe, about God, their existence, birth, death and after death, what is the purpose of human life, सत्य क्या है, what is the ultimate reality, लाइफ क्या है, लाइफ की मिस्ट्री क्या है, लाइफ के कौन से वो रूल्स हो सकते हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाले लोग ही फिलोसफर्स होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं। इसमें हम कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे तो खुद ही आप समझ जाओगे कि फ़िलोसफर्स क्यों कहा गया इनको। हाँ, वो बात दूसरी है कि इसमें से हम किसको गॉड का दर्जा दे देते हैं कि नहीं, सिर्फ एक थिंकर्स और फिलोसफर्स मान के चलते हैं, हम पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन एंड आवर ओन फिलोसफीज़। लेकिन वो तब होगा जब विदाउट एनी सोसाइटल प्रेशर, रिलीजियस प्रेशर, आप सोचने की कोशिश करेंगे। देन यू विल हैव योर ओन आइडियाज़, थॉट्स, बिलीव्स, योर यूनिक बेसिस ऑफ योर थिंकिंग। ओके, कुछ ज़्यादा ही समझा दिया ना। वी विल आल्सो सी हाउ द आइडियाज़ वर कंपाइल्ड एज ओरल एंड रिटन। तो हम देखेंगे किस प्रकार से उनके जो आइडियाज़ थे शुरू में ओरल ट्रेडिशन से चले, फिर उन्हें रिटन कंपाइलेशन किया गया रिटन टेक्स्ट के रूप में, एज वेल एज एक्सप्रेस्ड इन आर्किटेक्चर। और जो आइडियाज़ होते हैं उनको डिफरेंट एक्सप्रेशंस मिलते हैं, ओरल एक्सप्रेशंस मिलते हैं, रिटन एक्सप्रेशंस मिलते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर के रूप में एक्सप्रेशंस मिलते हैं, और स्कल्पचर के रूप में भी एक्सप्रेशंस मिलते हैं, मूर्ति कला के रूप में एक्सप्रेशंस मिलते हैं। दिस आर इंडिकेटिव ऑफ द इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस। और ये जो हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस मिलते हैं, ओरल जो बाद में रिटन में कंपाइल हुआ, आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, स्कल्पचर हमारा ओल्ड कल्चर को शो करता है। तो ये इंडिकेट करता है, दिखाता है कि कितना इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस इन फिलोसफर्स का था। भाई इन फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे उनका प्रभाव जनता पे कितना ज़बरदस्त था, तभी तो लोग उनको मानते थे और उन्हें डिफरेंट एक्सप्रेशंस देते थे। दिस थिंकर्स हैड ऑन पीपल, है ना, जनता पे उनके प्रभाव का पता चलता है। वाइल वी विल बी फोकसिंग ऑन बुद्धिज़्म, मोस्टली इस चैप्टर में हम बुद्धिज़्म पे फोकस करेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस ट्रेडिशन डिड नॉट डेवलप इन आइसोलेशन। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि बुद्धिज़्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो दुनिया में और भी कई ट्रेडिशंस थे, और भी कोई सिस्टम्स ऑफ बिलीव्स, आइडियाज़ एंड कल्चरल वेज थे जो डेवलप हो रहे थे। तो आप ये मान के मत चलिए कि जब बुद्धिज़्म फैल रहा था, बुद्धिज़्म जन्म ले रहा था, तो वो अपने आप में दुनिया में अकेला था। इट वॉज नॉट इन आइसोलेशन, देयर वर मैनी ट्रेडिशंस एट दैट टाइम ग्रोइंग, देयर वर सेवरल अदर ट्रेडिशंस, ईच एंगेज इन डिबेट्स एंड डायलॉग्स। और ये जो भी ट्रेडिशंस हैं जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, कन्फ्यूशियनिज़्म, ये सब अपनी अपनी जगहों पे डिबेट्स एंड डायलॉग्स में बिजी थे। उसके बाद ही ये अपनी फ़िलॉसफी को लोगों पर उसके प्रभाव को छोड़ पाए हैं। वो भी हम कुछ के बारे में एग्जांपल लेंगे आगे। अब बात आती है कि आज जब उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो भाई हमें सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। तो सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दिस एक्साइटिंग वर्ल्ड। तो ये जो बिलीव्स और थिंकर्स और उनके लास्टिंग इन्फ्लुएंस की दुनिया पे उनका असर और उनके खुद के विचारों की हिस्ट्री को जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनके समय को जानने की कोशिश की जाती है,
तो उन सोर्सेज में बुद्धिस्ट सोर्सेज शामिल हैं, जैन सोर्सेज शामिल हैं और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट शामिल हैं, जिसमें से महाभारत को लेके हमने काफ़ी कुछ स्टडी पिछले चैप्टर में कर डाला था थीम 3 में। इसके अलावा एज वेल एज लार्ज एंड इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल्स, इन मतलब टेक्स्ट के अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव मटेरियल्स मिले हैं, मतलब अवशेष जिन्हें कहा जाता है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ मटेरियल। उसमें मॉन्यूमेंट शामिल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें शामिल हैं, इंस्क्रिप्शन शामिल हैं, अमंग द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स। और अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, यादगार इमारतों की बात करें जो ओल्ड ट्रेडिशन की हमें याद दिलाती हैं, उस समय की कल्चर की आइडेंटिटी बनकर यहाँ पर आज भी चाहे खंडहर के रूप में हों, इफ़ दे एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसमें से प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट्स में जो हम यहाँ सोर्सेज की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भाई थिंकर्स और फिलोसफर्स की दुनिया में तो यही सोर्सेज लेके जाएंगे। तो उन मॉन्यूमेंट्स में इज़ द स्तूप एट सांची, तो सांची में जो कि मध्य प्रदेश में है, एक स्तूप है, आगे हम पढ़ेंगे स्तूप क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल है विच इज़ अ मेजर फोकस इन दिस चैप्टर। और हम इस सांची के स्तूप पर भी हम काफ़ी फोकस करेंगे। तो देखिए हम इसमें किन किन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें हम लगभग 1000 ईयर्स की जर्नी पर जाएंगे, डिफरेंट फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे, जिनकी जो विचार थे पहले ओरली फिर रिटेन में कंपाइल हुए और इनको डिफरेंट एक्सप्रेशंस मिलते हैं, मतलब एक्सप्रेस्ड इन आर्किटेक्चरल फॉर्म में, स्कल्पचर फॉर्म में, और इनके इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस के बारे में भी जानेंगे। मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा वो बुद्धिज़्म पे रहेगा, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अदर ट्रेडिशंस भी उस समय चल रहे थे दिन दुनिया में, नॉट डेवलप इन आइसोलेशन। इसी प्रकार के थिंकर्स वर्ल्ड्स में अदर जगह भी अपने अपने बिलीव्स को लोगों पर आजमाने में, समझाने में, अपने फॉलोअर्स बनाने में लगे हुए थे। और ये चीज़ें डिबेट्स एंड डायलॉग से चल रही थी, है ना, लोगों से बातचीत करना और तर्क वितर्क करना। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, हिस्टोरियंस जो कि हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं, जैन सोर्सेज हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, मतलब ये टेक्स्ट मटेरियल है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमेन्स भी मिले हैं, इनमें मोनूमेंट शामिल हैं और इंस्क्रिप्शन शामिल हैं। और यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि जो बेस्ट प्रिजर्व्ड मोनूमेंट है वो है सांची, और ये जो स्तूप ऑफ सांची है ये हमारा एक मेजर फोकस भी रहेगा। तो चलिए अब हम ग्लिम्स ऑफ सांची, ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसका पहला मेन टाइटल टॉपिक। एक झलक हम सांची की ले लेते हैं, कभी मौका मिले तो आप जाइएगा ज़रूर, उसे देखिएगा। ये जो कलर्ड पोर्शन इसे बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और भी फॉरेन पावर्स आई, तो 19th सेंचुरी की बात यहाँ की जा रही है, तो यूरोपियंस जो है वर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूप एट सांची। तो सांची के स्तूप में उनकी खास दिलचस्पी थी, बल्कि सच कहें तो जो फ्रेंच सॉट शाहजहाँ बेगम, अभी उनके बारे में हम देखेंगे, तो फ्रेंच लोगों ने परमिशन लेने की कोशिश की शाहजहाँ बेगम से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल स्टेट के अंतर्गत आता था, और शाहजहाँ बेगम उस वक्त वहाँ रूल करती थी, कि वो उसका जो ईस्टर्न गेटवे है वो लेते जाएं। देखिए स्तूप है तो इसके चारों तरफ गेट बने, एक बना है, दो बना है ना, तीन बना पीछे भी। तो अगर हम इसे सामने से देखें तो इसका ईस्टर्न गेटवे ये बनेगा। विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व टू बी डिस्प्लेड इन ए म्यूजियम इन फ्रांस। वो फ्रांस में ले जाके, और क्यों वो उस ईस्टर्न गेटवे को ले जाना चाहते थे, बिकॉज इट वाज द बेस्ट प्रिजर्व, मतलब उस टाइम में भी, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, उस समय भी वो बहुत ही अच्छे, या आप कह सकते हो कि कंपेरेटिवली कम डैमेज्ड फॉर्म में था, और उसे म्यूज़ियम जो फ्रांस में है वहाँ पे शो करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम इज़ एज रिच एज इट कंटेन्स द पॉसिबल ओल्डेस्ट थिंग्स। तो फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए तो सम इंग्लिश मैन आल्सो वांटेड टू डू द सेम, तो कुछ अंग्रेज़ लोग भी यही कोशिश कर रहे थे कि भैया कुछ हम लेते जाएं इसमें से और अपने म्यूज़ियम में रख दें। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यशाली हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, बोथ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद द केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ एंड द ओरिजिनल रिमेन्ड एट द साइट पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट। तो भोपाल स्टेट उस वक्त अकेला अलग था और मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था, जैसे आज हम देख रहे हैं। तो भाग्यशाली इस मामले में है कि जो फ्रेंच हैं, जो इंग्लिश हैं, वो ओरिजिनल नहीं ले जा पाए, उनको इजाज़त ही नहीं मिली, बल्कि वो उसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई जो कॉपी है ना, मतलब बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से बनाई गई, उसी की कॉपी एकदम, तो वो उसे ले गए अपने म्यूज़ियम में रखने के लिए कि भाई देखिए ये इस तरह का रेप्लिका है इसका, और ओरिजिनल जो है वो जो साइट है, साइट का मतलब स्थल जहाँ पे सांची स्तूप एग्जिस्ट करता है, वो अपनी जगह रह गया। अब बात आती है रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहाँ बेगम। देखिए भैया, शाहजहाँ बेगम जो हैं वो रूलर ऑफ भोपाल आपको बताई गई हैं। देखिए, जब हम भोपाल स्टेट रियासत की हिस्ट्री पढ़ते हैं पुरानी, तो लगभग 1819 से लेके 1926 के बीच में वहाँ पे 4 मतलब वीमेन रूलर्स के बारे में पता चलता है, जिसमें से थर्ड जो है वो शाहजहाँ बेगम थी,
और फोर्थ जो है वो ये जो सुल्तान जहाँ बेगम है जो कि शाहजहाँ बेगम की बेटी थी। मतलब इनमें आपस में माँ बेटी का ही रिश्ता रहा। और आप जानते हैं जो पटौदी ख़ानदान है, मतलब सैफ अली खान का नाम आपने सुना होगा, जिनसे करीना कपूर की मैरिज हुई, उनका रिलेशंस इन्हीं ख़ानदान से बनता है। आगे की जो पीढ़ी है फोर्थ की, तो उनसे रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए थे उनके। और दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग देयर, मतलब काफ़ी यादगार उन्होंने अपना समय बताया। जैसे शाहजहाँ बेगम की अगर हम बात करें तो उनका जो इंटरेस्ट था वो एजुकेशन में काफ़ी था, साथ ही आर्किटेक्चर के फॉर्म में भी और प्रोजेक्ट में भी वो काफ़ी रुचि लेती थी, उनको फंड करती थी, फाइनेंशियल सहायताएं देती थी। और सांची के स्तूप को भी उन्होंने प्रिजर्वेशन में काफ़ी फंड किया था। और अगर हम सुल्तान जहाँ बेगम की हम बात करें तो विमेन एमेंसिपेशन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, नारी मुक्ति के लिए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाई मस्ट वी गिव देम क्रेडिट इन प्रिजर्विंग द सांची स्तूप। तो जो शाहजहाँ बेगम और उनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहाँ बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंसेंट साइट। तो उसके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन में इस ऐतिहासिक स्थल धरोहर जिसे हम कह सकते हैं के रख रखाव के लिए उन्होंने फंड दिया। नो वंडर देन दैट जॉन मार्शल, जॉन मार्शल का भी नाम आया इसमें, इनको भी हमें अलग से बिल्कुल कर देना चाहिए हाईलाइट। जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, इन्हीं की देख रेख में प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का काम हुआ था। डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहाँ। जॉन मार्शल उस वक्त जो है डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इनका जो टाइम पीरियड था लगभग, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, 1910 से 1928 के बीच में था। और इसी बीच में 1919 तक लगभग उन्होंने इसके प्रिजर्वेशन का काम पूरा करा दिया था। तो सुल्तान जहाँ बेगम और ये शाहजहाँ बेगम दोनों ने फंडिंग भी की और जॉन मार्शल को भी फंड किया, क्योंकि वो लिखने का काम करते थे, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे। तो डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, तो जो भी उन्होंने किताबें लिखी वो उन्होंने इन सुल्तान जहाँ बेगम को डेडिकेट किया है ना, वॉल्यूम्स ऑन सांची। उनकी जो बुक का नाम था, मतलब जो वॉल्यूम्स में छपी हैं, अ गाइड टू सांची, है ना, वहाँ रहकर उनके रहने को भी उन्होंने फंडिंग की। रूलर हो तो ऐसे हो जो इम्पोर्टेंट एंसेंट धरोहर को संभाल के रखने में मदद करते हो। और एक तरफ इस बीच जो है नालंदा जो है यूनिवर्सिटी इस बीच काफ़ी न्यूज़ में थी, है ना, तो उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए जो विदेशी आक्रमणकारी थे, एक समय उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी उसकी किताबों को जला दिया था, नष्ट कर दिया था। कैन वी अप्रूव ऑफ सच एक्शंस? नो वे। इफ़ यू आर अ सेन पर्सन, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, कैनॉट बी जस्टिफाइड इन एनी ट्रेडिशन। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, जिससे कि आगे के फ्यूचर में हम वो गलतियाँ ना करें और पास्ट में रॉन्ग डूअर्स और क्वालिटी पीपल को पहचान सकें और उनसे हम लेसन्स ले सकें। तो उन्होंने डेडिकेशन सुल्तान जहाँ बेगम को किया अपने वॉल्यूम्स का। सी फंडेड द म्यूजियम। इसके अलावा सांची में एक म्यूजियम बना है जो कि सांची म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, उसको भी फंड किया उन्होंने। आज भी आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। दैट वाज बिल्ड देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस। और इसके अलावा जो गेस्ट हाउस जहाँ पे जो रहते थे जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, तो उस गेस्ट हाउस के निर्माण में भी उन्होंने मदद की थी। शी आल्सो फाउंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम, बल्कि इस वॉल्यूम्स के पब्लिकेशन में भी उन्होंने मदद की थी। तो इसके जब पॉइंट्स बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे। सो इफ द स्तूप कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड, अगर स्तूप आज बचा का बचा रह गया है आज की तारीख में, इट इज़ इन नो स्मॉल मेजर ड्यू टू वाइज डिसीजंस। इट इज़ इन नो स्मॉल मेजर का मतलब अपने बड़े बृहत रूप में अगर आज कायम है, कोई छोटी मोटी खंडहर इमारत नहीं है आज की तारीख में। दैट इज़ वाई इट इज़ इन नो स्मॉल मेजर। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइज डिसीजंस, है ना, जैसे सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, एंड द गुड लक इन स्केपिंग। और भी किस्मत वाले हैं ये जो सांची का स्तूप है, इन स्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स। क्योंकि आप जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी थी तो आपने देखा था कि कितना कुछ नुकसान वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, रेलवे लाइन जब बन रही थी तब, और स्थानीय लोगों ने कर दिया था। तो जो रेलवे के ठेकेदार थे उनकी नज़र से बचा रहा, बिल्डर्स की नज़र से बचा रहा, और उन लोगों की नज़र से भी बचा रहा जो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जिसे वो यूरोप के म्यूज़ियम में ले जा सके। मतलब जहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश पीपल का दुनिया के बेहतरीन म्यूज़ियम्स उनके देश में हो, इस कोशिश में लगे रहते हैं लोग। तो जो सांची का स्तूप है और जो स्थल है, एंसेंट साइट है ना, तो बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स, तो बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है वो सांची, रायसेना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सांची। द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज़ वास्टली, और सांची की जो खोज है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लगभग 1200 कॉमन इरा के बाद ये सांची का स्तूप एक प्रकार से डिसरिपेयर में चला गया था। इसको मरम्मत की ज़रूरत थी नहीं, ये नष्ट ही हो जाता, क्योंकि वो अबेंडेंट फॉर्म में था, कोई वहाँ आता जाता नहीं था। तो 1818 में जो ब्रिटिश जर्नल है मिस्टर हेनरी टेलर, उनकी नज़र उसमें पड़ी थी, मतलब ही डिस्कवर्ड दैट साइट।
फिर उन्होंने उस पर अपना वर्क किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, है ना, सरकार तक बात पहुंचाई, और फिर उसका रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट होता है और 1919 में कंप्लीट होता है। और ये कंप्लीट होता है जॉन मार्शल की देखरेख में। और ये जो आप सांची का स्तूप देख रहे हैं, मतलब स्तूप क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो गौतम बुद्ध के किसी न किसी रिलिक्स पर, है ना, उसको ज़मीन में गाड़कर उसके ऊपर ही बनाया जाता है। और सांची का स्तूप वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। स्तूप पहले भी बना करते थे, ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध से इसकी शुरुआत हुई है, बौद्ध धर्म से इसकी शुरुआत हुई है। और लगभग 3rd सेंचुरी BC में, है ना, इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, क्योंकि उनकी जो महारानी थी वो विदिशा से थी, और विदिशा के ही नज़दीक है ये। एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने इसकी देखरेख में, उनकी देखरेख में बना। यहाँ पे मैं देवी की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है अशोका की कई रानियाँ थी, बट द टेक्सुअल ट्रेडिशन सो दैट ही लव्ड हर द मोस्ट। तो इसकी डिस्कवरी के साथ, चूँकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, तो हैज वास्टली, मतलब बहुत ट्रांसफॉर्म्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज़्म। तो बौद्ध धर्म की, देखिए बौद्ध धर्म तो आगे तक चलता रहा और आज भी चल रहा है, लेकिन शुरुआत में, है ना, हमें डिफरेंट सोर्सेज से पता चलता है। तो अर्ली बुद्धिज़्म जो शुरुआत में जब इसकी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 BC को था, ये डेट मिलती है। तो अर्ली बुद्धिज़्म उसी पीरियड के आसपास, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इसको सांची के स्तूप के बाद काफ़ी इनहेंस होती है। टुडे इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन, है ना। तो रिस्टोरेशन प्रिजर्वेशन का काम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करता है इंडिया का, टेस्टिमनी का मतलब होता है एविडेंस, सबूत, साक्ष्य, विटनेस, कि देख लो भैया, उदाहरण कह सकते हो आप। अक्की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन, कितना बढ़िया तरीके से वो हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करते हैं, उसका एक एग्जांपल है सांची का स्तूप, है ना। ये डिसरिपेयर में चला गया था, ओरिजिनल फॉर्म में तो ये 100 साल में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन आज तक इसको बना के रखना कोई आसान काम नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं, 3rd सेंचुरी BC का मतलब 300 साल वो जो आप जोड़ लीजिए, और 2024 आप जोड़ लीजिए, 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी इमारत है ये। बाकी स्तूप के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ग्रेट स्तूप जो है, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, आप जाते हो दिल्ली से भोपाल से ट्रेन से, तो आप देखेंगे कि रास्ते में ट्रेन से ही आपको एक मैजेस्टिक स्तूप दिखाई देगा, और पहाड़ियों पे बसा हुआ, ऊंचाई पे, जैसे कि पहाड़ियों पे मुकुट जैसा बसा हो। और अगर आप गार्ड से रिक्वेस्ट करेंगे तो ट्रेन को 2 मिनट के लिए रोक देगा, मतलब उस बीच आप उतर सकते हैं। और जब आप उस पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्तूप वहाँ पर बना हुआ है एक लार्ज माउंट टीले के रूप में, और उस मॉन्यूमेंट में एक टेम्पल भी है जो 5th सेंचुरी में वहाँ बनवाया गया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये है शाहजहाँ बेगम, फुल क्रेडिट गोज़ टू हर फॉर फंडिंग द प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, द पब्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम्स, द गेस्ट हाउस, एट्सेट्रा। सांची इन द 19th सेंचुरी, द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग आप कह सकते हो वह सांची कनखेड़ा, मतलब सांची कनखेड़ा में जो बिल्डिंग्स बनी हुई उनकी बात हो रही है, इमारतें। छोटा सा गांव है अंडर द ब्रो ऑफ हिल, यानी 20 मील नॉर्थ ईस्ट में भोपाल से, है ना, पहाड़ी की तलहटियों पे बसा हुआ है, जहाँ पर कल हम गए थे। एंड वी इंस्पेक्टेड द स्टोन स्कल्पचर्स, वहाँ हमें चट्टानों पे बनी स्कल्पचर्स देखने को मिले, बुद्धा की मूर्ति देखने को मिली, एक एंशिएंट गेटवे देखने को मिला। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो चूँकि यहाँ पे रूइंस समय के साथ साथ, मतलब जो बचा खुचा हिस्सा ओल्ड बिल्डिंग का है तो रूइंस ही कहलाएगा, तो वो यूरोपियंस के लिए भी ग्रेट इंटरेस्ट की वजह थी। यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम आना चाहिए, जिनको आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। क्या क्रेडिट आप दे सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को? अरे भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत का है, इसकी फाउंडिंग इन्होंने की थी। कब की थी? 1861 में। इसी के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल यही थे, और इसलिए इनको इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो वो उस साइट स्थल के पड़ोस में रहते हुए उन्होंने उसको एग्जामिन किया, है ना, वहाँ के अवशेषों को बहुत ध्यान से, और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी ड्राइंग्स वगैरह बनाई, जो इंस्क्रिप्शंस वहाँ मिले उनको डिसाइफर किया, मतलब उनको डिकोड किया, और फिर उन्होंने बोल्ड, मतलब खुदाई भी की वहाँ पे स्थल पे डोम्स के अंदर, और रिजल्ट्स जो मिले उसके इन्वेस्टिगेशंस के जांच पड़ताल के, उन्होंने उसे अपने इंग्लिश वर्क में डिस्क्राइब किया है। ये जो लिया गया है जो हमने यहाँ पढ़ा, ये शाहजहाँ बेगम नवाब बंगाल, है ना, 1868 से 1901 तक उन्होंने रूल किया। ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, हिस्ट्री ऑफ भोपाल, है ना, और इसका ट्रांसलेशन HD बास्ठो 1876 में हुआ। ये है शाहजहाँ बेगम। ये स्कल्पचर है सांची की स्कल्पचर। ये स्कल्पचर जो फ्लैट
स्टोन पीस होता है, उसी में छेनी हथौड़े से गढ़ दिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्यों बनाया गया, इसके अंदर क्या है, इस स्तूप के चारों तरफ जो है स्टोन की रेलिंग क्यों बनाई गई है, हु बिल्ड द कॉम्प्लेक्स, किसने बनवाया ये कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें एक के अलावा कई चीज़ें शामिल हो गई तो कॉम्प्लेक्स हो गया, और किसने इसके कंस्ट्रक्शन को पे किया, खर्चा उठाया। व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड, कब इसकी खोज हुई, मतलब ये रूइन डिसरिपेयर में पड़ा हुआ था, किसने खोज निकाला। देयर इज़ ए फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी कैन अनकवर, यानी अगर हम इन सब चीज़ों के प्रश्नों को जवाब को तलाशने शुरू करें तो एक फैसिनेटिंग स्टोरी हमें पता चलेगी, एक हिस्टोरिकल स्टोरी है ना। कैन अनकवर एट सांची, तो सांची के बारे में स्टडी करने से उस स्टोरी को हम पता कर सकते हैं, ढूंढ निकाल सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं, रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। और इसके लिए फॉर विच वी मस्ट कंबाइन इन्फॉर्मेशन, हमें सूचना इकट्ठी करनी होगी टेक्स्ट मटेरियल से, स्कल्पचरल मटेरियल से, आर्किटेक्चरल मटेरियल से और इंस्क्रिप्शन से। लेट्स बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग, चलिए सबसे पहले हम एक्सप्लोरेशन, जांच पड़ताल, खोजबीन, पता लगाने की कोशिशें करते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, यानी बौद्ध धर्म की जब शुरुआत हुई थी, है ना, तो बौद्ध धर्म के शुरुआती दौर में उसकी क्या हिस्ट्री थी, क्या पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि ये बौद्ध धर्म शुरू ही क्यों हुआ, इसके ओरिजिन की कथा हमें इसकी पृष्ठभूमि से ही पता चलेगा, इसके बैकग्राउंड से ही पता चलेगा। हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल का पार्ट होगा। इस ट्यूटोरियल को यहीं खत्म करते हैं, सारे पार्ट्स का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।